नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंपनी won Ahmedabad team win top bid of rupees 1289 crore in women IPL team auction। तो वुमेन टीम का जो ऑक्शन हुआ था उसे अहमदाबाद को किसने उससे जीत लिया है। तो अहमदाबाद को अडानी ने जीता है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। आप सभी ने सही आंसर दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इसको रेगुलर देखिएगा, और रेगुलर देखेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, एरो इंडिया 2023 टू बी हेल्ड इन विच सिटी। तो एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। आंसर है ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में एरो इंडिया 2022 को आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे ये 2 साल में होने वाला एक पूरा एरो सिस्टम है। एरो इंडिया को जिसको हम 2 साल में ऑर्गेनाइज कराते हैं, एरो शो है, जिसको 13 से लेकर 17 फरवरी 2023 में येलंका एयर फोर्स स्टेशन जो बेंगलुरु में अवेलेबल है वहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है। इसको पहले बेंगलुरु में 1996 में भी होस्ट किया जा चुका था। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करें। जो भी रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है वो हमने पढ़ लिया। दूसरा है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है। पुणे जो कंट्री की डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है और इसके द्वारा बनाया गया कहाँ पर। तो आंसर होगा कि जो रीजनल कोर्ट है वहाँ पर इसको उसके नीचे जो मेट्रो बनी है वो सबसे डीपेस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेकंड फेज संसद खेल महाकुंभ का बस्ती उत्तर प्रदेश से इनॉग्रेट किया। यूएस जिसने हैदराबाद के पैगाह टॉम्ब को रिस्टोरेशन करने के लिए पैसा एलोकेट किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एम्ब्रोनॉल सिरप और डॉकवन मैक्स सिरप को बैन कर दिया है। ये मेरियन बायोटेक की सिरप्स है, क्योंकि इसकी वजह से उज्बेकिस्तान में 19 बच्चों की मौत हो गई थी। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 8 जनवरी से अहमदाबाद में गुजरात के अहमदाबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया। 14 जनवरी तक ये चला है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया, किसमें सेल करने में। 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली बना है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स बेचे गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, 3rd एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण किस राज्य में मनाया गया। आंसर होगा ये नागालैंड में ऑब्जर्व किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो ऑरेंज फेस्टिवल है इसके अंतर्गत ऑरेंज के लिए जितनी मेहनत लगती है फार्मर्स की, उसको दिखाने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। साथ साथ फार्मर्स को एक जगह पर ऑरेंज बेचने की एक मतलब मार्केट बन जाए, उसके लिए भी इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। नागालैंड में 3rd एडिशन का ऑब्जर्व किया गया 2 दिन, 25 और 24 और 25 जनवरी 2023 को ऑर्गेनाइज कराया गया। नागालैंड में बात करें तो कहाँ पर, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा के रुसोमा विलेज में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो नागालैंड की चर्चा कर लेते हैं। नागालैंड को फॉर्म किया गया था 1963 में। कैपिटल इसकी कोहिमा है। डिस्ट्रिक्ट 15 है। गवर्नर जगदीश मुखी, ये असम के भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 60 सीट्स, राज्यसभा में 1, लोकसभा में 1 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो ईटांकी नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
पुलिये बसदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंग पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मैप पर देखें तो ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री और 2 इंटरनल बाउंड्री टच करता है। नागालैंड म्यांमार के साथ इंटरनेशनल और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम इन 3 राज्यों के साथ अपनी इंटरनल बाउंड्री टच करता है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप स्टैटिक जीके को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 79 रुपीज़ की दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी। दोनों भाषा में अवेलेबल है, आपको आने वाले एग्जाम में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन, सेंटर हैज़ अनाउंस्ड द हाउ मैनी पद्म अवार्ड ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे 26 जनवरी। तो केंद्र ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। तो पद्म पुरस्कार आपको पता है 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म यहाँ पर पूरे अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो कितने अवार्ड अनाउंस किए गए आपको बता दूं, टोटल 106 अवार्ड अनाउंस किए गए, जिसमें से 6 अवार्ड थे पद्म विभूषण के, जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियंस का। दूसरा 9 अवार्ड दिए गए पद्म भूषण के। पद्मश्री टोटल 91 अवार्ड दिए गए, तो इनको आप ऐड करेंगे तो टोटल 106 अवार्ड अनाउंस किए गए हैं हमारे राष्ट्रपति जी की अप्रूवल के बाद। तो टोटल अवार्ड 106 है, मतलब 106 है, जिसमें से 6 हो गए पद्म विभूषण, 9 हो गए पद्म भूषण, 91 हो गए पद्मश्री। 26 जनवरी की संध्या को इसको अनाउंस किए गए। ध्यान रखेंगे, इसमें से 19 टोटल महिलाओं को यह अवार्ड दिया गया। पद्म विभूषण की बात करें तो 6 लोग हैं, जिनमें से मुलायम सिंह यादव, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, बालकृष्ण दोषी, वो भी नहीं है इस दुनिया में, और साथ साथ दिलीप महालनोबिस, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये 3 लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया, और 3 लोग इस समय दुनिया में हैं, जैसे जाकिर हुसैन, SM कृष्णा और श्रीनिवासा वर्धन। इन तीनों लोगों को भी पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण की बात करें तो टोटल 9 लोगों को दिया गया, आप यहाँ पर एक बार देख पाएंगे। आगे बात करें पद्मश्री, पद्मश्री आपको पता है 91 लोगों को दिया गया। नाम रिमेम्बरेंस करना बहुत मुश्किल है, बस आप नंबर याद रख लेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 27 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस। आपको बता दूं ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय पर नाजी अपना कंट्रोल चाहते थे दुनिया में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मार काट मचाई थी, जिसको याद रखा जा सके और ऐसी जो मारकाट है वो कभी दोबारा ना मचे, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इस डे को 27 जनवरी को अनाउंस किया हुआ है। ठीक, यहाँ पर बात करें इसकी थीम की, तो होम एंड बिलोंगिंग इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स विच रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। तो भारत ने 26 जनवरी को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। तो भारत ने 26 जनवरी को 74th नंबर का अपना गणतंत्र दिवस मनाया है, रिपब्लिक डे मनाया है। इस दिन क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दूं, इसी दिन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, और उसी को देखते हुए हम रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। वैसे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार कब हो गया था, तो संविधान सभा ने उसको 26 नवंबर 1949 को अलाउ कर दिया था, लेकिन उस समय वो लागू नहीं किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब पहली बार ऐसा हुआ कि जब नाम चेंज किया गया है राजपथ का, कर्तव्य पथ रख दिया गया, और उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कराया गया। इस सेरेमनी में आपको बता दूं कि BSF से कैमल रेजिडेंट की तरफ से 12 महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक, यहाँ पर बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है अरब रिपब्लिक के इजिप्ट से, जो मिस्र से आए हैं, अब्देल फतह अल सीसी, वो भारत में चीफ गेस्ट के रूप में इस रिपब्लिक डे में अवेलेबल थे। यहाँ पर बात की जाए
मिलिट्री जो इजिप्ट की मिलिट्री है उसने भी अपना यहाँ पर पहली बार पार्टिसिपेशन दिया। साथ साथ न्यूली अपॉइंटेड अग्निवीर जो है उन्होंने भी परेड में पहली बार यहाँ पार्टिसिपेट किया है। जब बात करें एनसीबी की, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की, तो इसकी भी झांकी यहाँ से पहली बार रिप्रेजेंट की गई। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड्स। तो किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता। तो आईसीसी ओवरऑल बात कर रहे हैं तो प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है किसको? आंसर होगा बेन स्टोक को। ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर बात करें तो इंग्लैंड के कैप्टन और ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक, इनको दिया गया है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। और अगर महिलाओं में बात करें तो नेट सीवर है जिनको ये अवार्ड मिला है। ऑलराउंडर की इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्होंने पूरे साल बेहतरीन परफॉर्मेंस किया वनडे में, और इसकी वजह से इनको वनडे और टेस्ट में इसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक, चलिए आगे बात करें। और बाबर आजम आपको पता होगा मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का वो खिताब इनको दिया गया। भारत के T20 से आपको याद होगा कि सूर्य कुमार यादव को यह अवार्ड मिल चुका है। तो T20 में भारत के सूर्य कुमार, ओडीआई में बात करें तो बाबर आजम, और अगर टेस्ट में बात करें तो टेस्ट में बेन स्टोक, और ओवरऑल बेन स्टोक यहाँ पर आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब जो भी इस समय अवार्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सस्पेंड कर दिए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सारी एक्टिविटीज़ को। शुभमन गिल जो कि 200 रन बनाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए और 5वें भारतीय प्लेयर भी बने हैं। हॉकी इंडिया जिसने मेटावर्स प्रोडक्ट को, जिसका नाम हॉकीवर्स है, उसको लॉन्च किया। बेलिंडा क्लार्क पहली वुमेन क्रिकेटर बनी जिनका ब्रॉन्ज का स्टैचू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाया गया। जयदेव उनादकट जो कि रणजी ट्रॉफी में पहली बार हैट्रिक लेने वाले पहले ओवर में पहले प्लेयर बने हैं। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज एक ही साल में इस खिताब को जीत लिया। कौस्तव चैटर्जी 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जिस अवार्ड को दिया जाता था उसका नाम चेंज करके स्पिनर शेन वॉर्न के नाम पर रख दिया गया। सैम खुर्रन जिनको आईपीएल में सबसे ज़्यादा पैसों में खरीदा गया और ये 18.5 करोड़ में बिके हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल टूरिज्म डे 2023 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा ये मनाया गया कहाँ पर? आंसर तेलंगाना की कैपिटल में इसको ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पर याद रखिएगा तेलंगाना में पोचमपल्ली एक जगह है, गांव है, वहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया गया। 25 जनवरी को हम नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं जिससे कि टूरिज्म सेक्टर को उछाल मिले, इकोनॉमिक बेहतरी के लिए काम कर सकें टूरिज्म के पैसे को। तो इसीलिए टूरिज्म को बढ़ाने से राज्य का और साथ साथ देश का विकास होता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नोरो वायरस केसेस डिटेक्टेड इन विच स्टेट। तो नोरो वायरस मामलों का पता किस राज्य में लगा? पहली बार यहाँ पर भारत में दोबारा से ऑब्जर्व किए जा रहे हैं ये वायरस, और ये केरला में पता चला है। केरला, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नोरो वायरस की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है ये। क्या? जो आपको पता होगा हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज आपने सुना होगा, तो उसका गैस्ट्रो मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उस रीजन को गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कहा जाता है। वहाँ पर ये इन्फेक्शन पैदा करता है और क्लास 1 के स्टूडेंट जो कि एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पर ये केसेस मिले हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा ये इन्फेक्टियस बीमारी है, खाने पानी की वजह से, दूषित पानी और दूषित खाने की वजह से हो जाती है। इसमें जो कि ग्लोबली बात की जाए तो इस वायरस से 2 लाख पीपल इफेक्टेड हैं और इसमें डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लस्टर ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस लाइक आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, जीईएम एंड जीएसटीएन। तो ये जो मैंने आपको बताया आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन,
GEM और GSTN जैसे डिजिटल समाधानों को एक समूह में रखने का नाम क्या दिया गया है? आंसर होगा, ये नाम दिया गया है इंडिया स्टैक। क्या? इंडिया स्टैक। इन सभी प्रॉब्लम्स, सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटली क्लस्टर करके एक जगह रखने का नाम दिया गया है इंडिया स्टैक। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो आज का क्विज है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन? तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि पहली दुनिया की इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।